गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक सुरक्षा के बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे। आंतरिक सुरक्षा का मूल विचार, इसके दृष्टिकोण, उद्देश्य या महत्व, विकास स्वरूप की बात करेंगे कि आंतरिक सुरक्षा के प्रभाव की बात करेंगे कि आंतरिक सुरक्षा के प्रभाव कैसे होते हैं। आंतरिक सुरक्षा के कारण या निवारण के सिद्धांत। सुरक्षा या प्रतिरक्षा में अंतर की बात करें तो सुरक्षा या सिक्योरिटी होता है। सुरक्षा उत्कृष्ट या श्रेष्ठ होती है, सुशासन होती है, स्वतंत्र होती है, व्यापक होती है। सुरक्षा बहुआयामी होती है, सामरिक, खाद्य होती है, आर्थिक, पर्यावरण, ऊर्जा इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि डिफेंस या प्रतिरक्षा की बात करें तो इसमें सापेक्षिक के संदर्भ में एक आयाम, अपने अस्तित्व, जानमाल, ये सामरिक विषय से जुड़ा ही रहती है। प्रतिरक्षा सुरक्षा में नैरो ब्रॉड सेंस की बात करें तो नैरो सेंस में सुरक्षा संकुचित होती है, जबकि ब्रॉड सेंस में व्यापक होती है। नैरो सेंस में सामरिक होती है, ब्रॉड सेंस में बहुआयामी होती है। नैरो सेंस में राष्ट्र राज्य के अस्तित्व, संप्रभुता, क्षेत्र या सीमाओं, जनसंख्या, एकता, अखंडता की बात की जाती है। जबकि ब्रॉड सेंस में राष्ट्र राज्य के अस्तित्व, विकास, महत्व और श्रेष्ठता की बात की जाती है। इसमें क्वेश्चन आता है, सुरक्षा का विचार समय के साथ परिपक्व हुआ है। आज इसे संकुचित नहीं, बृहत्तर दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामरिक सुरक्षा से तात्पर्य राष्ट्र राज्य के आधार तत्वों की सुरक्षा से है। इन तत्वों की सुरक्षा करके ही हम उसके अस्तित्व को बनाकर रख सकते हैं। इस कथन की व्याख्या करें। उद्देश्य, आंतरिक सुरक्षा के उद्देश्य या महत्व की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा का अस्तित्व, डेवलपमेंट या विकास, संवैधानिक या लोकतांत्रिक मूल्य, रूल्स ऑफ लॉ की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, पब्लिक ऑर्डर की बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर डिग्निफाइड ऑफ लाइफ की बात की जाती है, सत्ता, संसाधन, आक्रमण, उपनिवेशवाद, ये क्या करते हैं, आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज करते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि आंतरिक सुरक्षा क्या सुनिश्चित करती है। विकास की बात करेंगे कि विकास कैसे हुआ आंतरिक सुरक्षा का, तो इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल 1990, इसमें आ जाएगा 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, 1980s और पोस्ट 1990, क्योंकि 91 के बाद तो एलपीजी रिफॉर्म हो जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सुरक्षा की चुनौतियां ब्रिटिश काल से विद्यमान है, लेकिन ब्रिटिश द्वारा इनका प्रबंधन प्रभावी रूप से किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट 1990, इसमें सामरिक और फिर एलपीजी जो आर्थिक रिफॉर्म होते हैं उसकी बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत की सुरक्षा चुनौतियां समय के साथ बढ़ती रही हैं और बदलती रही हैं, लेकिन 1990 के बाद इनमें अभूतपूर्व विस्तार दिखाई देता है। तो पोस्ट 1990 के बाद क्यों, कैसे की बात करेंगे, क्यों बदला, कैसे बदला, क्यों तो ग्लोबल और कैसे नेशन इंडियन लेवल पे। ग्लोबल लेवल की बात करेंगे तो WMB, वेपन मास डिस्ट्रक्शन की बात की जाती है, एलपीजी विषमता की बात की जाती है, ग्लोबलाइजेशन पहुंच की बात की जाती है, आईसीटी के दुरुपयोग की बात की जाती है। एक ध्रुवीयता जो अमेरिका की रणनीति है, उससे भी कई बार ऐसे चैलेंजेस उत्पन्न हो जाते हैं जो कि वैश्विक स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। और भारत को जो सबसे ज़्यादा चैलेंज करता है इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, एक तो ट्रायंगल, दूसरा अर्धचंद्राकार जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जिसकी सीमाएं साझा होती हैं, उधर से भारत में तस्करी, वही वाद आते हैं। और इंडियन में देखेंगे भारत में तो बाबरी मस्जिद डिमोलेशन की बात की जाती है, उससे भी विवाद उपजा, कश्मीर उग्रवाद की बात की जाती है, आरक्षण की बात की जाती है, समुद्री डकैती, चीन या नेपाल में जो तस्करी होती है वो भी एक चैलेंज हमारे लिए बनता है।
स्वरूप विविध क्यों हैं? तो वाद 5 से 6 प्रकार के होते हैं। इसमें आतंकवाद आता है, अलगाववाद आता है, नक्सलवाद आता है, नस्लवाद आता है, क्षेत्रवाद आता है, संप्रदायवाद आता है। तस्करी में बच्चों महिलाओं की तस्करी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये इकोनॉमी रूप से हमें क्या करती है? वीक करती हैं। माफिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क देखने के लिए मिलता है। इसमें खनन माफिया हो गया, भूमि माफिया हो गया, ड्रग माफिया, इट्स एक्स्ट्रा। अदर क्राइम्स की बात करें तो अदर क्राइम्स में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आता है, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, बलात्कार आते हैं। चुनौतियां, अगर आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, दुष्प्रभाव देखें तो अस्तित्व का संगठन, एकता, अखंडता, सीमाओं की सुरक्षा, संसाधनों का दोहन, अतिदोहन होना, विकास का संकट है, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, जानमाल की क्षति होती है। भय का मनोविज्ञान यहाँ क्या करता है? काम करता है। चुनौतियाँ क्यों हैं? इसके कारण क्या हैं और समाधान कैसे हों? तो चुनौतियाँ क्यों हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। भौगोलिक वंचना की बात की जाती है, आर्थिक वंचना की बात की जाती है, सामाजिक सांस्कृतिक वंचना की बात की जाती है, राजनीतिक प्रशासनिक वंचना की बात की जाती है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी यहाँ बात की जाती है। मनोवैज्ञानिक वंचना यहाँ नेशन फर्स्ट नहीं होता है, जबकि इंडिविजुअल फर्स्ट होता है। समाधान कैसे करें? तो एक या दृष्टि में देखते हैं। भौगोलिक प्रभावी विकास या सुरक्षा करके, अच्छे दिन, गुड गवर्नेंस के साथ, सबका विकास, जो कि मोदी जी का नारा भी है, और सामाजिक सांस्कृतिक में वाद, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से इन्हें क्या दी जाए? सुरक्षा दी जाए, और राजनीतिक प्रशासनिक में सहभागिता दी जाए, और मनोवैज्ञानिक रूप में इन्हें राष्ट्रभक्ति को फुलफिल किया जाए, तो जाकर इनका समाधान हो सकता है इन चुनौतियों का। आंतरिक सुरक्षा के प्रकार या आयाम की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा या फिर बाह्य सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा सीमाओं के अंदर की सुरक्षा होती है, बाह्य सुरक्षा सीमाओं पर की जाने वाली सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा कहलाती है। आंतरिक सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ती है, जबकि बाह्य सुरक्षा क्षेत्रीय संप्रभुता से जुड़ती है, रीजनल सॉवरेनिटी से जुड़ती है। फिर आएगा आंतरिक सुरक्षा में प्रशासनिक विफलता, और इसमें बाह्य सुरक्षा में कूटनीतिक विफलता। आंतरिक सुरक्षा में गृह मंत्रालय विभाग आता है आंतरिक सुरक्षा के लिए, जबकि बाह्य सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय आता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए बलों CRPF, PMO, पुलिस आती है, और PMF आता है, PMF। और बाह्य सुरक्षा में जल, थल, वायुसेना, सैन्य बल आते हैं इसमें। आंतरिक सुरक्षा के प्रकार, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक में अपने आंतरिक सुरक्षा के प्रकार को बताया है। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार होते हैं सुरक्षा के: आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सह प्रेरित बाह्य सुरक्षा, बाह्य सह या प्रेरित आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सह प्रेरित बाह्य सुरक्षा का अर्थ, कारण इसमें परराष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रद्रोह या दायित्व समर्पण नहीं होता है, स्वार्थ अधिक होता है, राष्ट्रहित नहीं होता है। यदि हम बात इंडिया की करें तो यहाँ इंडिविजुअल पहले होता है, फिर फैमिली होती है, फिर रीजन होता है, फिर सोसाइटी होती है, फिर नेशन होता है। लेकिन जर्मनी या जापान की बात करें तो वहाँ सबसे पहले नेशन होता है, फिर सोसाइटी होती है, फिर रीजन होता है, फिर फैमिली होती है, फिर इंडिविजुअल होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप पंजाब, जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं कि वहाँ इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा क्या दी जाती है? प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि नेशन को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। प्रभाव की बात करें तो सीमा पार आतंकवाद, देश के अंदर स्लीपर सेल्स हो गए, प्रवेश, पहुंच, प्रेशर, प्रोपेगेंडा, पहचान, पैसा मुहैया कराना, ये भी क्या है? आतंकवाद। ये भी क्या है? आंतरिक सुरक्षा को एक तरह से चैलेंज देते हैं। बाह्य
बाह्य प्रेरित आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो देश के बाह्य शत्रुतापूर्ण आग्रह वाले देश अब देश की सुरक्षा को चिंता पहुंचाएं या देश के बाहर ऐसी परिस्थितियां या परिदृश्य ऐसा बन जाए कि देश की सुरक्षा की चिंता हो। इसका एग्जाम्पल है चीन, पाकिस्तान, कनाडा। कोविड-19 भी है। अब कारण है शत्रुता, सीमावर्ती वर्चस्व और कूटनीतिक तनाव भी इसके क्या होते हैं, कारण होते हैं। प्रभाव है प्रोपेगेंडा, अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन, गृह युद्ध या सिविल वॉर होना, दुष्प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियों को हम आंतरिक व बाह्य चुनौतियों के संबंध में देखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये चुनौतियां आपस में जुड़ गई हैं। चाहे वैश्वीकरण हो, चाहे सूचना संचार तकनीकों आईसीटी का प्रभाव हो, इन सुरक्षा चुनौतियों में अंतर संबंध दिखाई देता है और इसलिए ये चुनौतियां या तो आंतरिक प्रेरित बाह्य या बाह्य प्रेरित आंतरिक, जो अपने अपने रूप में देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।